हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सर, डायरेक्टर ऑफ MCC क्लासेस, आपके लिए लेकर के आ रहा हूं पीएनएसटी का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो लगभग हर कंपटीशन में आता है। पीएनएसटी वाली बात नहीं है, हर कंपटीशन में आता है, लेकिन पीएनएसटी से मतलब पीएनएसटी के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या खास है। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कोशिका विभाजन। मैं मतलब इस टॉपिक को बताने के पहले आपको यह बता दूं कि इसके अंतर्गत यदि इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं तो कम से कम कुछ नहीं तो 250 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे इस पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं तो। लेकिन पूरे टॉपिक को पढ़ाने में कम से कम 5 कालखंड लगते हैं। तो आज मैं इसका पूरा बेसिक आपको समझा रहा हूं कि होता क्या है, ठीक है ना। पूरा बेसिक मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। चलिए तो शुरू करते हैं। कोशिका विभाजन क्या है? किसी कोशिका द्वारा विभाजित होकर, किसी कोशिका द्वारा विभाजित होकर नई कोशिकाओं को बनाना, ठीक है ना। ये आता है कोशिका विभाजन के अंतर्गत। इस क्रिया के अंतर्गत कोशिका जो होती है वो 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाती है और हर खंड से क्या होता है, नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। हर खंड से नई कोशिकाओं का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब कोशिका विभाजन जो बेटा 2 चरणों में होता है। कोशिका विभाजन जो है ये 2 चरणों में होता है। इन 2 चरणों में से एक चरण है अंतरावस्था। अंतरावस्था जिसको हम लोग जानते हैं इंटरफेस के नाम से, जिसको हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। और दूसरी होती है, दूसरे नंबर पर है विभाजन अवस्था। दूसरे नंबर पर है विभाजन अवस्था जिसको हम लोग एम फेज के नाम से जानते हैं। विभाजन अवस्था जिसको हम एम फेज के नाम से जानते हैं। अब ये जो अंतरावस्था है, ये जो अंतरावस्था है, ध्यान रखिएगा, ये जो अंतरावस्था है इसके बारे में आप जानिए कि इसे कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था कहा जाता है। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी अवस्था कहा जाता है। क्यों? इस अवस्था में कोशिका अपने विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी करती है। इस अवस्था में कोशिका अपने विभाजन के लिए आवश्यक तैयारी करती है। वो विभाजन अवस्था, विभाजित होने के लिए तैयारी करेगी, तो इसे क्या कहा जाता है, तैयारी अवस्था कहा जाता है। इसे तैयारी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। फिर ये जो तैयारी अवस्था है ये 3 उप अवस्थाओं में बटी हुई। तैयारी अवस्था को 3 भागों में बांट दिया गया है। 3 भाग कौन कौन से बेटा? जीवन उपावस्था, जीवन उपावस्था। दूसरे नंबर पर है एस उपावस्था, एस उपावस्था, याद रखिएगा। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर है G2 उपावस्था, ध्यान रखिएगा। एक है जीवन उपावस्था, एक है एस उपावस्था और एक है G2 उपावस्था। तो इस तरह से इसको 3 उपावस्थाओं में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले जीवन उपावस्था में क्या होता है? जीवन उपावस्था में याद रखिएगा कोशिका डीएनए संश्लेषण के लिए, कोशिका डीएनए के निर्माण के लिए, डीएनए का संश्लेषण करने के लिए क्या करती है? तो इस अवस्था में, जीवन उपावस्था में डीएनए के संश्लेषण के लिए प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। प्रोटीन व आरएनए का क्या होता है? संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। डीएनए संश्लेषण के लिए प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है, राइट, याद रखिएगा। फिर एस उपावस्था में क्या होता है? एस उपावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। भाई अभी डीएनए संश्लेषण के लिए आरएनए और प्रोटीन का निर्माण किया गया ना, तो इस अवस्था में डीएनए का क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। तो यहां पर डीएनए द्विगुणन, डीएनए का संश्लेषण, डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए के चारों तरफ जो पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर बनता है। हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर बनता है। और इसके अलावा यहां पर गुणसूत्रों की संख्या भी क्या हो जाती है? दुगनी। क्योंकि जब डीएनए दुगना हो जाएगा, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है गुणसूत्रों की संख्या भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। फिर G2 उपावस्था में क्या होता है बेटा? G2 उपावस्था में क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल है। इस उपावस्था में कोशिका विभाजन के लिए, इस उपावस्था में कोशिका विभाजन के लिए, इस उपावस्था में कोशिका विभाजन के लिए क्या होता है? तो हम कहेंगे जरूरी प्रोटीन और आरएनए का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है, संश्लेषण, ठीक है ना। तो G2 उपावस्था में कोशिका विभाजन के लिए प्रोटीन और आरएनए का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है।
मैं आपको इनके हिंदी नाम बता दूं, जीवन उपावस्था जो है इसको पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था कहते हैं। संश्लेषण के पहले की अवस्था इसको पूर्व संश्लेषणात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है संश्लेषण अवस्था, ठीक है ना, यह संश्लेषणात्मक अवस्था। और यह संश्लेषण की बात की है तो इसे कहा जाता है पश्च संश्लेषणात्मक अवस्था, राइट, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था में क्या होता है, विभाजन अवस्था में दो पद होते हैं। नंबर एक होता है केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और नंबर दो होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। नंबर दो होता है बेटा कोशिका द्रव्य विभाजन। एक होता है केंद्रक विभाजन और एक होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जो केंद्रक विभाजन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आइए देखते हैं केंद्रक विभाजन क्या होता है। तो केंद्रक के विभाजित होने की क्रिया केंद्रक विभाजन कहलाती है। केंद्रक के विभाजित होने की क्रिया केंद्रक विभाजन कहलाती है, और इसको इंग्लिश में हम कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस, याद रखिएगा। केंद्रक जो है वो प्रोफेज, फिर इसके बाद मेटाफेज, फिर इसके बाद एनाफेज, और फिर उसके बाद टीलोफेज से होते हुए 2 या 4 केंद्रकों में बंट जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रक विभाजन के अंतर्गत क्या होता है, तो हम कहेंगे केंद्रक जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज अवस्थाओं से गुजरते हुए 2 या 4 भागों में बढ़ जाता है, ठीक। फिर बात करते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन किसे कहते हैं, तो बड़ा सरल है, केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका द्रव्य का 2 या 4 भागों में टूट जाना, तो यह कहलाता है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक की संख्या के आधार पर कोशिका द्रव्य का 2 या 4 भागों में टूट जाना, यह क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक। तो इस तरह से यहां पर कोशिका द्रव्य विभाजन को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। केंद्रक विभाजन हमारे पेपर में आ चुका है, इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कोशिका द्रव्य का विभाजन किस क्रिया से है, तो साइटोकाइनेसिस, ये भी हमारे पेपर में आ चुका है। डीएनए का संश्लेषण किस उपावस्था में होता है, एस उपावस्था में होता है, ये भी हमारे पेपर में आ चुका है। बात समझ में आ गई। तो आपने जान लिया कि कोशिका विभाजन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, पहले G1, फिर इसके बाद S, फिर इसके बाद G2 और उसके बाद फिर M, ये होता है। ये अवस्थाओं का सही क्रम है, ये भी हमारे पेपर में आ चुका है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन चारों अवस्थाओं में कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था जो है वो है G1, ठीक है ना, सबसे बड़ी अवस्था। और यदि M अवस्था की मैं बात करूं तो यह सबसे छोटी अवस्था है। ये कौन सी अवस्था है बेटा, सबसे छोटी अवस्था है। समय के हिसाब से सबसे बड़ी अवस्था है G1 और समय के हिसाब से सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, M। बात समझ में आ गई। तो आप ये जान लीजिए कि हर टॉपिक को सरल भाषा में और बिल्कुल गहराई से समझाया जाएगा। अभी तो समय के हिसाब से मैंने इस टॉपिक को लिमिटेड शब्दों में बांधा है, लेकिन इस टॉपिक को मैं और ज्यादा डिफाइन कर सकता हूं। तो यदि आप ऐसी ही पढ़ाई करना चाहते हैं और पीएनएसटी में सिलेक्ट होना चाहते हैं, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, इंग्लिश में शानदार नॉलेज चाहते हैं जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और वो ये है कि आप हमारे एमसीसी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एमसीसी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। हम यहां पर पीएनएसटी का जो कोर्स है वो 499 रुपए में आपको दे रहे हैं, मंथली 499 रुपए में, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सस्ता कोर्स। और इसमें हम 4 से 5 घंटे आपको डेली टीचिंग देने वाले हैं परीक्षा तक, ठीक। तो यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एक बार जरूर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में।